सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तभी तभी तुम्हें एक पिलर में एक छोटा सा क्रैक दिखता है, बहुत छोटा सा। तुम्हारे बॉस कहते हैं अरे छोड़ दो, इलेक्शन से पहले उद्घाटन करना है। अब क्या करोगे? पब्लिक की सेफ्टी या प्रमोशन? फंसते हो ना। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी सामने आते हैं। तो आज हम ऐसी ही रियल लाइफ एथिकल डायलेमास की गहराई में उतरेंगे। ये वो सवाल हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। सोचने के लिए रेडी हो? तो जल्दी से इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि तुम आज क्या नया सीखने के लिए एक्साइटेड हो। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हमारा सफर एथिक्स के कुछ सबसे चैलेंजिंग केस स्टडीज से गुजरेगा। हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। हाँ, पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर का डिलेमा, जिसे सेफ्टी और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच चुनना है। ओके, फिर कोविड-19 के टाइम एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के सामने आई चुनौतियां। ये तो बहुत रिलेटेबल है। बहुत। उसके बाद एक फूड कंपनी का स्कैंडल जिसने पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ दिया। फिर वर्कप्लेस हैरासमेंट का एक बहुत ही पर्सनल और पेनफुल केस। बजट एलोकेशन में पब्लिक वेलफेयर वर्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट, हथियार बेचने के पीछे छिपे एथिकल सवाल, और सेक्सुअल हैरासमेंट और कॉर्पोरेट ग्रीड की एक और कहानी। काफी कुछ है। और भी है, एक फ्रंटियर स्टेट में ड्रग माफिया से लड़ने की स्ट्रेटजी, और आखिर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच की हमेशा वाली लड़ाई। वाओ, ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो चलो इस गहराई में उतरते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला केस स्टडी साल 2021 से। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, आप एक स्टेट कैपिटल में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। डेडलाइन है 30 जून 2021, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन से पहले इसका इनॉग्रेशन करना है। राइट। इंस्पेक्शन में एक पिलर में माइनर क्रैक मिलता है। आप काम रोक देते हैं, बट चीफ इंजीनियर कहता है इग्नोर करो और काम चालू रखो। वो कहता है कि मिनिस्टर डिले नहीं चाहते, कॉन्ट्रैक्टर उनका रिश्तेदार है, और आपका प्रमोशन भी कंसिडरेशन में है। बट आपको लगता है कि ये क्रैक बहुत डेंजरस है। ब्रॉड माइक्रो थीम, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। इस सिचुएशन का कोर कॉन्फ्लिक्ट यही है। और जैसे तुमने कहा, ये बिल्कुल रीसेंट मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी जैसा है, जहां स्ट्रक्चरल इश्यूज को इग्नोर करने के कारण एक भयानक हादसा हुआ। चलिए इस केस को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए सबसे पहले सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करो, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। इससे ना कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। अच्छा। फिर एथिकल थ्योरीज का रेफरेंस दो। यहाँ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस पर जोर देती है, बेस्ट फिट है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। और कुछ इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? हाँ, अगर एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डालना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को मेंशन करना मत भूलना। एकदम सॉलिड ओपनिंग, समझे? समझ गया, इंट्रो सेट है। अब आते हैं मेन बॉडी पर। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर? ओके, पार्ट ए है ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। लेट्स लिस्ट देम आउट। अडहेयर टू प्रोफेशनल एथिक्स, अपने चीफ इंजीनियर को बार बार पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में रिमाइंड कराओ, लिखित में। लिखित में, दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत। ऑप्शन 2, एस्केलेट द इशू। अगर चीफ इंजीनियर नहीं सुनता तो हायरार्की में ऊपर के अथॉरिटीज या किसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी के पास जाओ। ओके, मेक सेंस। और डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, हर कम्युनिकेशन, हर रिपोर्ट, हर ऑर्डर, इन सब का एक डिटेल रिकॉर्ड रखो। ये फ्यूचर में एविडेंस का काम करेगा। राइट, एक पेपर ट्रेल क्रिएट करना। एग्जैक्टली। ठीक है। विसल ब्लोइंग एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर सारे इंटरनल चैनल्स फेल हो जाएं तो मीडिया या एंटी करप्शन एजेंसीज को इन्फॉर्म करो। ये एक बड़ा स्टेप है, बट पब्लिक सेफ्टी के लिए जस्टिफाइड हो सकता है। ये तो आखिरी उपाय हुआ। बिल्कुल। और ऑप्शन 5, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। साफ साफ मना कर दो कि जब तक रिपेयर्स नहीं होंगे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, भले ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। ठीक है। अब एक सवाल है, इन ऑप्शंस को लिखने का सबसे इफेक्टिव ऑर्डर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हमेशा लीस्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट करके मोस्ट एक्सट्रीम तक जाओ। जैसे पहले बात करो, फिर एस्केलेट करो, और आखिरी में विसल ब्लोइंग। ये एक लॉजिकल और मैच्योर अप्रोच दिखाता है। अच्छा, इससे ये लगता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की हर कोशिश की। ठीक है। और इन ऑप्शंस के साथ अपहोल्ड्स पब्लिक गुड या रूल ऑफ लॉ जैसे फ्रेजेस जोड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहे, बल्कि उसके पीछे की एथिकल वैल्यू को भी समझते हैं। इट कनेक्ट्स योर एक्शन टू अ लार्जर प्रिंसिपल। समझे, गॉट इट। अब आते हैं पार्ट बी पर, एथिकल डिलेमास। इसमें क्या लिखें? इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे डिलेमा 1, ड्यूटी वर्सेस मोरालिटी, मतलब सुपीरियर को ओबे करने की ड्यूटी और पब्लिक सेफ्टी की मॉरल ऑब्लिगेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। राइट। सुपीरियर्स डायरेक्टिव वर्सेस मॉरल राइचसनेस, एक डायरेक्ट ऑर्डर को मानना या जो सही है वो करना। ओके। लॉन्ग टर्म गेन पब्लिक सेफ्टी वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन टाइमली कंप्लीशन। और आखिर में डिलेमा 4, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल मोरालिटी, यानी प्रमोशन का लालच वर्सेस आपके पर्सनल वैल्यूज। इन डिलेमास को एक्सप्लेन करते वक्त वर्चू एथिक्स या यूटिलिटेरियनिज्म जैसे टर्म्स यूज करना मार्क्स बढ़ा सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म पब्लिक सेफ्टी को चुनना एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। परफेक्ट। अब आगे प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स? चैलेंजेस तो साफ हैं, करियर पर नेगेटिव असर, सुपीरियर से प्रेशर और रेपुटेशन डैमेज का डर। हाँ, ये तो है। इसका रिस्पॉन्स क्या है? हर चीज डॉक्यूमेंट करना, जरूरत पड़े तो लीगल एडवाइस लेना,
और अपने डिसीजंस को प्रोफेशनल एथिक्स के बेस पर डिफेंड करने के लिए तैयार रहना। कर दें तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होंगे। ब्रिज का कोलैप्स होना, लोगों की जान जाना, लीगल एक्शन और जेल, पब्लिक ट्रस्ट का हमेशा के लिए खत्म होना और आने वाले समय में और भी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस। मतलब हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। एग्जैक्टली। अब इसका कंक्लूजन, इसको एंड कैसे करें? सत्यम स्कैम का एग्जांपल देकर कंक्लूड करो कि कैसे पर्सनल गेन के लिए एथिक्स को इग्नोर करने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से एंड करना। हाँ, और एक पॉजिटिव सोल्यूशन दो, जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज का होना। फ्यूचर के लिए सजेशंस दो, जैसे मैंडेटरी एथिकल ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स और विसल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन। एक कंप्लीट फॉरवर्ड लुकिंग आंसर। वाओ, दैट्स अ मास्टर क्लास इन स्ट्रक्चरिंग एन आंसर। चलो, अब सब लोग पॉज करो और इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करो। ऑप्शंस, डिलेमास, चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस। रिहर्स दिस फ्रेमवर्क। ये केस स्टडी बताती है कि जब पब्लिक सेफ्टी दांव पर हो तो कोई भी प्रेशर या लालच आड़े नहीं आना चाहिए। ड्यूटी हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी 2021 से ही है और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आप एक पब्लिक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ है और रिसोर्सेज जैसे बेड्स, ऑक्सीजन, स्टाफ सब कुछ लिमिटेड है। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ, आप अपने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को पेशेंट्स अटेंड करने के लिए कैसे डिप्लॉय करेंगे, ये जानते हुए कि ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। आपके क्राइटेरिया और जस्टिफिकेशन क्या होंगे? और बी, अगर ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो क्या आपका डिसीजन सेम रहता? ब्रॉड माइक्रो थीम। यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजी इन अ क्राइसिस। यस। ओके। ये एक क्लासिक ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर यानी यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर ओन पीपल यानी डियोंटोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल 2018 में केरला में निपा वायरस आउटब्रेक के टाइम जैसी चैलेंजेस। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है। फिर अपने सेंट्रल एथिकल डिलेमा को साफ साफ स्टेट करो। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करने की ड्यूटी और अपने हॉस्पिटल स्टाफ की सेफ्टी इंश्योर करने की ड्यूटी, इन दोनों को बैलेंस करना। और यहाँ कोई थियोरिस्ट मेंशन कर सकते हैं। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल के यूटिलिटेरियनिज्म का मेंशन करो। ये शुरू से ही आपके आंसर को एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस दे देगा। ग्रेट। अब आते हैं मेन एक्शन प्लान पर। पब्लिक हॉस्पिटल में स्टाफ डिप्लॉयमेंट के क्राइटेरिया क्या होंगे? ठीक है, पार्ट ए। पहला क्राइटेरिया है ट्रियाज, मतलब प्रायोरिटाइजिंग इमरजेंसी केसेस। जिनकी कंडीशन सबसे सीरियस है उन्हें पहले देखा जाएगा। दिस इज प्योर यूटिलिटेरियनिज्म। सबसे जरूरतमंद को पहले। ठीक है। प्रोटेक्टिंग स्टाफ को बेस्ट पॉसिबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ट्रेनिंग देना। ये आपकी डियोंटोलॉजिकल ड्यूटी है, अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करना। राइट, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल। क्राइटेरियन 3, इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे वेंटिलेटर्स को नीड और रिकवरी के पोटेंशियल के हिसाब से बांटना। दिस इज अबाउट जस्टिस। ओके, फोर्थ, स्टाफिंग रोटेशंस एंड ब्रेक्स। स्टाफ को बर्नआउट से बचाने के लिए प्रॉपर शिफ्ट्स और ब्रेक्स, ये भी जरूरी है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। हाँ। ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। स्टाफ को रिस्क्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में सब कुछ साफ साफ बताना। उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते। नो, एब्सोल्युटली नॉट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। स्टाफ के मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। दिस इज अबाउट वर्च्यू एथिक्स एंड कंपैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इग्नोर हो जाता है। हाँ। क्राइटेरियन 7, प्रायोरिटाइजिंग हाई रिस्क स्टाफ। जो स्टाफ मेंबर ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे उनकी एज या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, उन्हें कम रिस्क वाले ड्यूटीज देना। दिस इज एथिक्स ऑफ केयर। और आखिरी, क्राइटेरियन 8, रिक्रूटिंग वॉलंटियर्स एंड ट्रेनीज, ताकि कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। वाओ, ये तो 8 पॉइंट एक्शन प्लान हो गया। एक सवाल है, इन सब पॉइंट्स को लिस्ट करते वक्त हर पॉइंट के साथ दिस अलाइंस विद यूटिलिटेरियनिज्म या दिस अपहोल्ड्स जस्टिस जैसा जस्टिफिकेशन लिखना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये आपके आंसर को एक सिंपल लिस्ट ऑफ एक्शन से वेल रीजन्ड एथिकल स्ट्रैटेजी में बदल देता है। एग्जामिनर यही देखना चाहता है। समझ गया। इनमें से कौन सा क्राइटेरियन सबसे इंपॉर्टेंट है? कोई एक नहीं। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी क्राइटेरिया को बैलेंस करेगा। इट्स नॉट अबाउट चूजिंग वन, बट अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम वेयर ऑल दीज प्रिंसिपल्स कैन कोएग्जिस्ट। ओके, अ होलिस्टिक अप्रोच। अब पार्ट बी पे आते हैं। अगर ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो कोर एथिकल प्रिंसिपल सेम रहेंगे, बट कुछ फैक्टर्स बदल जाएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रॉफिट भी देखना होता है, जो रिसोर्स एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। राइट। दूसरा, पेशेंट सिलेक्शन। हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी दे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सोशल इनजस्टिस का इशू रेस करता है। ये तो आम बात है। रेपुटेशन मैनेजमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी रेपुटेशन को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। और चौथा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एथिकल प्राइवेट हॉस्पिटल को कम्युनिटी सर्विस को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इंडिया में फ्री या डिस्काउंटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट ऑफर किया था। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कीवर्ड्स यूज करना कितना इंपैक्टफुल है? एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल। ये कीवर्ड्स आपकी प्रॉब्लम स्पॉटिंग एबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। दे शो यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड एथिकल पिटफॉल्स। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? समराइज करो कि पैंडेमिक ने हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने कितने बड़े एथिकल चैलेंजेस रखे। फिर पॉजिटिव इनिशिएटिव्स का जिक्र करो, जैसे टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल्स का बनना। और आखिर में फ्यूचर के लिए सजेशंस दो, रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, पैंडेमिक्स के लिए क्लियर एथिकल गाइडलाइंस बनाना और प्रिपेयर्डनेस का कल्चर फॉस्टर करना। So well explained. It's like a complete playbook for a crisis. अब सब लोग practice saying this. In a crisis, I will balance utilitarian and deontological duties. Try to rehearse the 8 criteria for staff deployment. ये केस स्टडी सिखाती है कि क्राइसिस में
एथिकल डिसीजन मेकिंग ही हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है, चाहे हॉस्पिटल पब्लिक हो या प्राइवेट। ओके, नेक्स्ट केस, ये भी 2021 से। एक ऐसी कंपनी जो सेहत के नाम पर धोखा दे रही थी। एक रेप्यूटेड इंडियन फूड कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट बनाती है। वो डोमेस्टिक मार्केट में भी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च करने का वादा करती है। प्रोडक्ट हिट हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्शन में पता चलता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा। ओह नो। और तो और कंपनी एक्सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ माल डोमेस्टिक मार्केट में बेच रही है। इससे कंपनी की रेपुटेशन और प्रॉफिट दोनों डूब जाते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन। राइट, ये क्लासिक केस है जहां प्रॉफिट के लिए पब्लिक हेल्थ को दांव पर लगा दिया गया। ये बिल्कुल 2015 की मैगी नूडल्स कंट्रोवर्सी जैसा है। सेंट्रल डिलेमा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस रूल ऑफ लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करें? स्टार्ट बाय डायरेक्टली कंपेयरिंग द केस टू अ रियल लाइफ एग्जांपल लाइक द मैगी कंट्रोवर्सी। ये इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करता है। फिर एथिकल डिलेमा को साफ-साफ स्टेट करो, प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर कंज्यूमर राइट्स, पब्लिक हेल्थ एंड ट्रस्ट। और स्टेक होल्डर्स को भी मेंशन करो, कंपनी, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। गॉट इट। अब बॉडी पे आते हैं। पार्ट ए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? Actions should be strict and swift. Action 1, immediate recall and product seizure. मार्केट से सारा सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट तुरंत हटाओ। पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। Imposing penalties and fines. कंपनी पर भारी फाइन लगाओ। This is about justice and deterrence. Action 3, legal proceedings. कंपनी और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स के खिलाफ लीगल केस फाइल करो। अकाउंटेबिलिटी इज की। ठीक है, और सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर दो। और एक्शन 5, इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इंडिपेंडेंट जांच करवाओ। ओके, इन एक्शंस को अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ या इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी से कनेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि अथॉरिटी का हर एक्शन एक लीगल और एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट्स नॉट आर्बिट्ररी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द सिस्टम। ठीक है, अब पार्ट बी, कंपनी अपनी रेपुटेशन वापस पाने के लिए क्या कर सकती है? ये बहुत क्रूशियल है। हाँ, स्टेप 1, पब्लिक अपॉलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। पब्लिकली माफी मांगो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ट्रस्ट जीतने का पहला कदम। सबसे पहले गलती मानना, राइट। स्टेप 2, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट एंड कॉम्पेंसेशन। कंज्यूमर्स को फुल रिफंड या रिप्लेसमेंट दो। स्टेप 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को A to Z ठीक करो। सिस्टम को ठीक करना। राइट। एथिकल ट्रेनिंग एंड कल्चर रिफॉर्म। अपने एम्प्लॉइज को एथिक्स की ट्रेनिंग दो। स्टेप 5, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट्स। इंडिपेंडेंट एजेंसी से रेगुलर ऑडिट करवाओ टू रीबिल्ड ट्रस्ट। और स्टेप 6, कम्युनिटी एंगेजमेंट। फूड सेफ्टी पर कम्युनिटी इनिशिएटिव शुरू करो टू शो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के लिए इन स्टेप्स का ऑर्डर मैटर करता है? पहले क्या बाद में क्या? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। पहले गलती मानो, अपॉलॉजी, फिर नुकसान भरो, कॉम्पनसेशन, और फिर सिस्टम ठीक करो, रेक्टिफिकेशन। ये लॉजिकल फ्लो ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए जरूरी है। मेक्स परफेक्ट सेंस। और आखिरी पार्ट सी, इस केस में एथिकल डिलेमा क्या है? द कोर एथिकल डिलेमा इज पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन। कंपनी ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कंज्यूमर सेफ्टी से ऊपर रखा। दिस शोज अ लैक ऑफ इंटेग्रिटी एंड अ वायलेशन ऑफ द राइट्स अप्रोच, यानी कंज्यूमर्स राइट टू सेफ्टी। ठीक है, इसका कंक्लूजन कैसे करें? Conclude by stating the severe consequences of prioritizing profit over ethics. फिर एक पॉजिटिव एग्जांपल दो, जैसे इंडिया में अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल जो फेयरनेस और क्वालिटी पर बना है और इसलिए सक्सेसफुल है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एग्जैक्टली। और फ्यूचर के लिए सजेशंस दो, रोबास्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट और एम्पावर्ड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स। फैंटास्टिक। एक नेगेटिव केस से शुरू करके एक पॉजिटिव मॉडल पर एंड करना, दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू कंक्लूड। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द कोर एथिकल डिलेमा इज पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन। Rehearse the steps the company should take to regain trust. बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले केस स्टडी पर। ये वर्कप्लेस हरासमेंट से जुड़ा है और एक पर्सनल लेवल पर है। हाँ, ये पवन का केस है। कॉन्टेक्स्ट ये है, पवन एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है। उनका ट्रांसफर एक नए डिपार्टमेंट में हुआ है। उनके नए बॉस की रेपुटेशन काफी टफ और इनसेंसिटिव इंसान की है। शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन जल्द ही बॉस पवन को सबके सामने बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। उनके हर सजेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। क्लासिक वर्कप्लेस बुलिंग। एग्जैक्टली। इस कांस्टेंट हरासमेंट से पवन का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ने लगता है और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, वर्कप्लेस डिग्निटी एंड मेंटल हेल्थ वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल एपैथी। ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक इंडिविजुअल की वेलबींग और एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। जहां पर सवाल उठना है कि एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या। इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? पहले क्या एड्रेस करें? सबसे पहले प्रॉब्लम की सीरियसनेस को एक्नॉलेज करो, मेंटल हेल्थ पर इसके इंपैक्ट को हाईलाइट करो। यहां आप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को भी कोट कर सकते हैं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वर्कप्लेस पर भी अप्लाई होता है। गुड पॉइंट। बिल्कुल। अब बॉडी में आते हैं। पवन के पास ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन तो चुप रहना है, जो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नहीं, सिर्फ बढ़ेगी। दूसरा और सही ऑप्शन है एक्शन लेना। इसमें पहला स्टेप क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल इंसिडेंट, डेट, टाइम, व्हाट वाज सेड, हु वाज प्रेजेंट। ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स को ऑब्जेक्टिव एविडेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्मल कंप्लेंट।
पवन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आईसीसी या ऐसी ही किसी बॉडी के पास जा सकते हैं। वो अपने सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या इससे पवन का करियर रिस्क में नहीं आ जाएगा? लोग अक्सर इसीलिए चुप रहते हैं। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और यही इस केस का कोर डिलेमा है। इसीलिए इसका रिस्पांस अकेले पवन पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहां एम्प्लॉइज बिना डरे कंप्लेन कर सकें। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जैसी पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल ड्यूटी है। हाँ, और पवन को क्या करना चाहिए? उन्हें अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प यानी काउंसलिंग लेनी चाहिए और अपने राइट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है उन्हें लीगल एडवाइस भी लेनी पड़े। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है इस एक केस के अलावा? ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे वर्क प्लेस कल्चर ऑडिट करवाना, जिसमें एनोनिमस सर्विस से पता लगाया जाए कि ऑफिस का माहौल कैसा है, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस ऑन वर्क प्लेस एथिक्स एंड बिहेवियर कंडक्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर एनी काइंड ऑफ हरासमेंट। और कंक्लूजन में क्या लिखे? कंक्लूजन में इस बात पर जोर दो कि एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। आप टाटा ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं, जहां एम्प्लॉय वेलफेयर को हमेशा से प्रायोरिटी दी गई है। Great example. Okay, so now pause and practice saying this. Upholding workplace dignity is a shared responsibility of the individual and the organization. Rehearse the steps Pawan should take starting with documentation. ये केस सिखाता है कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। सही तरीके और हिम्मत से आवाज उठाकर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आने वाले कई लोगों के लिए रास्ता साफ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और गवर्नमेंट रिलेटेड डिलेमा पर। ये बजट एलोकेशन से जुड़ा है। हाँ, राजेश कुमार का केस। राजेश कुमार एक सीनियर ऑफिसर हैं। उन्हें स्टेट के अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए बजट एलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, रोड्स और पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। सीएम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो क्योंकि वो विजिबल होता है और इलेक्शंस में फायदा देगा। लेकिन राजेश कुमार जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में सोशल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। उन्हें क्या करना चाहिए? ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक वेलफेयर वर्सेस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। राइट, एक तरफ जनता का असली भला, दूसरी तरफ पॉलिटिकल फायदा। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही कॉमन डायलेमा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका आंसर शुरू करने के लिए सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को ही डिफाइन करो। अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच का मेंशन कर सकते हो, जो कहता है कि डेवलपमेंट का असली मतलब लोगों की कैपेबिलिटीज जैसे हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाना है। अच्छा, अमर्त्य सेन का रेफरेंस, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। अब बॉडी में राजेश कुमार के कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे स्ट्रक्चर करें? राजेश कुमार को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा। उन्हें आइदर और की जगह बोथ हैंड का सोल्यूशन ढूंढना होगा। बोथ हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो एक ऐसा प्रपोजल तैयार कर सकते हैं जो दोनों चीजों को इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रोड चाहिए उस रोड प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देना, या पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उससे स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स को सप्लाई इंश्योर करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल डेवलपमेंट से लिंक करना स्मार्ट। बिल्कुल, इससे पॉलिटिकल गोल्स भी मीट होंगे और पब्लिक वेलफेयर भी। इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। राजेश कुमार को डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके सीएम को कन्विंस करना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर सीएम फिर भी ना माने तो? अगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स पर अड़े रहें? तो राजेश कुमार को एथिकली रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। वो अपने रिकमेंडेशंस को क्लियरली और ऑफिशियली फाइल पर लिख सकते हैं विद ऑल द सपोर्टिंग डेटा, या उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को शो करेगा। वो बजट का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखते हुए बाकी हिस्से को सोशल सेक्टर के लिए स्ट्रांगली एडवोकेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या एथिकल डायलेमास इन्वॉल्वड हैं? पहला डायलेमा है कॉन्शियंस वर्सेस अथॉरिटी, यानी अपनी अंतरात्मा की सुनना या सुपीरियर की। दूसरा है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म पब्लिक गुड। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए ताकि सबसे जरूरतमंद को सबसे ज्यादा फायदा हो। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यहाँ मेंशन की जा सकती है। जॉन रॉल्स, ओके। इसमें एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी तो है। अगर वो सीएम की बात नहीं मानेंगे तो उनका ट्रांसफर हो सकता है या करियर इफेक्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोफेशनल चैलेंज है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट की ड्यूटी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को। उन्हें करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाना होगा, साथ ही उन्हें पॉलिटिकली स्मार्ट भी होना होगा। उन्हें स्टेक होल्डर्स जैसे एनजीओज, लोकल कम्युनिटीज को भी अपने प्रपोजल के सपोर्ट में लाना चाहिए। तो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसका कंक्लूजन कैसा होगा? कंक्लूजन में इस बात पर फोकस करो कि एक गुड गवर्नेंस मॉडल हमेशा पब्लिक वेलफेयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है। आप केरला मॉडल का एग्जांपल दे सकते हैं, जहां सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर फोकस करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हुए हैं। Excellent. चलो, practice time. Pause and rehearse this. A balanced approach, integrating infrastructure with social development is the key. Think about how you would use data to convince the CM. ये केस स्टडी सिखाती है कि एक सिविल सर्वेंट का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं, बल्कि डेटा और एथिक्स के आधार पर बेस्ट पॉसिबल पॉलिसी को शेप करना और एडवोकेट करना है। ओके, अब हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो हमेशा से एथिकल डिबेट्स के सेंटर में रही है, डिफेंस। हाँ, नेक्स्ट केस है भारत मिसाइल्स लिमिटेड का। भारत मिसाइल्स लिमिटेड BML एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिसाइल्स बनाती है। गवर्नमेंट ने अब उन्हें फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को आर्म्स एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन जिन देशों को ये हथियार भेजे जाने हैं उनमें से कुछ का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खराब है और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। BML के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको इस पर अपनी राय देनी है। ब्रॉड माइक्रो थीम,
ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। वाह, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। बहुत। एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट है, रेवेन्यू, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स, जॉब क्रिएशन, दूसरी तरफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन राइट्स। इसका कोई आसान ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं? इंट्रोडक्शन में इस डायलेमा की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करो, स्टेट करो कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं बल्कि एक प्रोफाउंड एथिकल डिसीजन है जिसकी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप गांधीयन एथिक्स ऑफ नॉन वायलेंस वर्सेस कौटिल्याज रियल पॉलिटिक का कॉन्ट्रास्ट भी मेंशन कर सकते हैं। गांधीयन एथिक्स वर्सेस कौटिल्या, नाइस। अब बॉडी में आते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट दोनों लिखने होंगे। हाँ। पहले आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आर्म्स एक्सपोर्ट से फ्रेंडली नेशंस के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। राइट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रेवेन्यू जनरेशन, R&D में इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन। तीसरा, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इससे रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर ये हथियार सिविलियंस के खिलाफ यूज हुए तो BML और इनडायरेक्टली इंडिया इसके लिए मॉरली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे देशों को हथियार बेचने से वहां के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं। तीसरा, रेपुटेशन रिस्क। इंडिया की इमेज एज अ पीसफुल नेशन डैमेज हो सकती है। और चौथा, मिसयूज एंड प्रोलिफरेशन। क्या गारंटी है कि ये हथियार गलत हाथों में नहीं जाएंगे? तो एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव आपकी फाइनल रिकमेंडेशन क्या होगी? यही तो क्वेश्चन का कोर है। रिकमेंडेशन एकदम न्यूआंस्ड और कंडीशनल होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि ब्लैंकेट बैन ऑन एक्सपोर्ट्स प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अ स्ट्रिंजेंट एथिकल फ्रेमवर्क फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट इज नॉन नेगोशिएबल। एक एथिकल फ्रेमवर्क, उसमें क्या क्या आएगा? उस फ्रेमवर्क में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कंडीशन 1, स्ट्रिक्ट एंड यूजर मॉनिटरिंग। हमें ये ट्रैक करना होगा कि हथियार कहाँ और कैसे यूज हो रहे हैं। कंडीशन 2, ह्यूमन राइट्स वेटिंग। जिस देश को हथियार बेच रहे हैं उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड एक इंडिपेंडेंट कमिटी द्वारा असेस किया जाना चाहिए। ओके। ट्रांसपेरेंसी, डील्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और कंडीशन 4, एडहेरेंस टू इंटरनेशनल ट्रीटीज। हमें सभी इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज को फॉलो करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन है एक्सपोर्ट करो बट विद स्ट्रिक्ट एथिकल चेक्स एंड बैलेंसेस। प्रिसाइसली। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह एक्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म एथिकल प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। ग्रेट। ये बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच है। नाउ एवरीवन, पॉज एंड प्रैक्टिस दिस। रिहर्स द 4 कंडीशंस फॉर द एथिकल फ्रेमवर्क: एंड यूजर मॉनिटरिंग, ह्यूमन राइट्स वेटिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड एडहेरेंस टू ट्रीटीज। ये केस हमें सिखाता है कि नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते वक्त हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलो अब हम एक और वर्कप्लेस इशू पे आते हैं, बट दिस वन इज अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, ये एक अपैरल कंपनी का केस है। एक वेल नोन अपैरल कंपनी है। वहां के HR हेड को पता चलता है कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कंपनी के टॉप परफॉर्मर हैं, उन पर कई जूनियर फीमेल एम्प्लॉयज ने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं है क्योंकि सब डरते हैं। HR हेड ने पहले भी उस एग्जीक्यूटिव को इनफॉर्मली वार्न किया था, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक अनोनिमस कंप्लेंट आई है। HR हेड को क्या करना चाहिए? ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, जीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट वर्सेस प्रोटेक्टिंग अ हाई वैल्यू एम्प्लॉय। ठीक है, एक तरफ कंपनी का स्टार परफॉर्मर, दूसरी तरफ वर्कप्लेस सेफ्टी और एथिक्स। बिल्कुल। इस केस का इंट्रोडक्शन विशाखा गाइडलाइंस और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल्स एक्ट 2013 का रेफरेंस देकर करना चाहिए। ये लीगल कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क से शुरुआत। अब HR हेड के लिए इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला और इमीडिएट स्टेप है एनोनिमस कंप्लेंट को सीरियसली लेना। एनोनिमिटी का मतलब ये नहीं कि कंप्लेंट झूठी है। स्टेप 2, इनिशिएट अ डिस्क्रीट बट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। HR हेड को इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन कोई फॉर्मल कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? ये एक चैलेंज है। इसीलिए HR हेड को एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। वो उन जूनियर एम्प्लॉयज से 1-on-1 कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स कर सकते हैं। उन्हें अश्योर करना होगा कि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाएगी और उन्हें किसी भी तरह के रिटेलिएशन से बचाया जाएगा। और उस सीनियर एग्जीक्यूटिव का क्या? इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस एग्जीक्यूटिव को टेम्पररी लीव पर भेजा जा सकता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस सच साबित होते हैं, फिर तो कंपनी को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। उस एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी हो, उन्हें टर्मिनेट करना ही आपका आखिरी और सही कदम होगा। इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर मैसेज जाएगा। ये डिसीजन लेना मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा, एक टॉप परफॉर्मर को खोना। बिल्कुल नहीं, और यही एथिकल डायलेमा है। शॉर्ट टर्म बिजनेस लॉस वर्सेस लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड एथिकल कल्चर। एक टॉक्सिक एम्प्लॉय चाहे वो कितना भी वैल्यूएबल हो, पूरे वर्क एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। लॉन्ग रन में इसका नुकसान ज्यादा होता है। कंक्लूजन में क्या पॉइंट्स होने चाहिए? कंक्लूजन में इस बात पर जोर दो कि एक सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्कप्लेस एक लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव है। प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे रेगुलर अवेयरनेस वर्कशॉप्स और एक रोबस्ट, एक्सेसिबल और फेयर कंप्लेंट्स मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। Pause and rehearse the 3 immediate steps for the HR head. 1. Take the anonymous complaint seriously.
2. Initiate a formal investigation via ICC. 3. Create a safe environment for victims to speak up. This case underlines a critical message. An organization's culture is defined not by its top performers, but by the behavior it is willing to tolerate. There must be zero tolerance for harassment. अब हम चलते हैं एक बहुत ही सीरियस सोशल इशू पर, ड्रग मेनेस। हाँ, ये एक फ्रंटियर स्टेट का केस है। आप एक फ्रंटियर स्टेट के अपनी डिस्ट्रिक्ट में एसपी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए नोटोरियस है। यहाँ ड्रग माफिया पावरफुल है, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे मिले हुए हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, एथिकल लीडरशिप एंड करेज ऑफ कन्विक्शन वर्सेस सिस्टमिक करप्शन। एक अकेले ऑफिसर के लिए इतने बड़े करप्ट सिस्टम से लड़ना बहुत टफ है। बहुत। इसीलिए इसका आंसर एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ इशू की तरह फ्रेम करो। ये इसके कम्प्लेक्सिटी को शो करता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स होंगे। पिलर 1 इन्फोर्समेंट, पिलर 2 प्रिवेंशन, पिलर 3 रिहेबिलिटेशन। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन्फोर्समेंट में क्या क्या आएगा? इन्फोर्समेंट में पहला स्टेप है अपनी टीम को क्लीन अप करना। जो पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेना। इसके लिए आपको एक छोटी ट्रस्टेड टीम बनानी होगी। अपने ही डिपार्टमेंट में सफाई। ओके। इंटेलिजेंस गैदरिंग, लोकल इन्फॉर्मर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना होगा। टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, जैसे सर्वेलेंस और डेटा एनालिसिस। तीसरा, टारगेटेड ऑपरेशंस। छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के साथ साथ सप्लाई चेन के किंग पिन्स को टारगेट करना जरूरी है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, उससे कैसे डील करें? यहाँ करेज ऑफ कन्विक्शन फार्मेसी का। हाँ। हर एक्शन को लॉ के दायरे में लेना होगा। मीडिया को स्ट्रेटेजिकली यूज करके पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में लाना होगा। हाँ। जब पब्लिक सपोर्ट होता है तो पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करना आसान हो जाता है। परफेक्ट। ठीक है। हाँ। अब सेकंड पिलर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे। लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज और रिलीजियस लीडर्स को इस लड़ाई में शामिल करना होगा। ये एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है। कम्युनिटी पुलिसिंग करो। राइट। और आखिरी पिलर रिहेबिलिटेशन। जो लोग ड्रग एडिक्शन के शिकार हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं, विक्टिम्स हैं। उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये सिर्फ पुलिस की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये एक सोशल मिशन है। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, बल्कि एक कंपैशनेट, स्ट्रेटेजिक और एथिकल लीडरशिप की जरूरत होती है। आप केपीएस गिल के पंजाब टेररिज्म मॉडल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहां टफ एनफोर्समेंट के साथ कम्युनिटी आउटरीच भी था। Fantastic. This is a complete roadmap. Okay, pause and practice. Rehearse the 3 pillars of the strategy: enforcement, prevention, and rehabilitation. ये केस स्टडी दिखाते हैं कि एक एथिकल लीडर अकेले ही सिस्टम में पॉजिटिव चेंज ला सकता है, अगर उसके पास स्ट्रैटेजी, करेज और इंटेग्रिटी हो। और अब हम अपनी आज की डिस्कशन के आखिरी केस स्टडी पर आ गए हैं, साल 2018 से। ये एक ऐसी कहानी है जो हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। हाँ, a classic conflict. एक बड़ी कॉर्पोरेट हाउस इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है। वो एक नया यूनिट लगाना चाहती है। कई स्टेट्स मना कर देते हैं, पर एक स्टेट गवर्नमेंट एक शहर के पास परमिशन दे देती है। 10 साल बाद उस फैक्ट्री के पोल्यूशन से जमीन, पानी, फसल सब बर्बाद हो रहा है। ओह। इंसान और जानवर बीमार पड़ रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट फैक्ट्री बंद कर देती है। इससे फैक्ट्री के वर्कर्स और उस पर डिपेंडेंट दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आप इस इशू को हैंडल करने वाले सीनियर ऑफिसर हैं, आप क्या करेंगे? ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक कैच 22 सिचुएशन। बिल्कुल, एक तरफ जॉब्स और इकोनॉमी है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और हेल्थ। इसका सोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में छुपा है। ठीक है, इसका आंसर कैसे स्ट्रक्चर करें? इंट्रोडक्शन, स्टार्ट बाय हाईलाइटिंग द कोर एथिकल डिलेमा। फिर एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल दो, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, टू शो द डेविस्टेटिंग कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग सच इश्यूज। और सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, कॉर्पोरेट हाउस, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, वर्कर्स और एनवायरनमेंट। ठीक है, बॉडी में एज अ सीनियर ऑफिसर मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। स्टेप 1, इमीडिएट रिमीडियल मेजर्स। इसको फायर फाइटिंग समझ लो। बीमार लोगों और जानवरों को इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करो। एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए इमीडिएट एफर्ट शुरू करो। यहाँ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का जिक्र करना मस्ट है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, राइट? नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट एंड एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी। एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। कॉर्पोरेट हाउस को एनवायरमेंटल रेगुलेशंस तोड़ने के लिए अकाउंटेबल ठहराओ। दिस इज अबाउट जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, जस्टिस। उसके बाद इकोनॉमिक रिलीफ एंड रीस्किलिंग। जो वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प और जॉब रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो, जैसे इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। दिस इज द पाथ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिहैबिलिटेशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या होंगे? वही है ना, स्टेप 4, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर प्रिवेंशन। स्टेट में सारी इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करो।
ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो। और स्टेप 5, पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। सिटीजन्स को एम्पावर करो ताकि वो आगे से इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकें। इस आंसर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को अलग-अलग बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। इट शोज अ होलिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल या पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जैसे टर्म्स यूज करने से क्या फायदा होता है? ये लीगल और एनवायरमेंटल गवर्नेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें यूज करने से आपका आंसर ज्यादा प्रोफेशनल और वेल रिसर्च लगता है। ओके। एक सीनियर ऑफिसर के रोल से पब्लिक एंगेजमेंट का पॉइंट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मॉडर्न गवर्नेंस का एक की एस्पेक्ट है। इट शोज दैट द ऑफिसर बिलीव्स इन अ कोलैबोरेटिव, नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच। इट्स अबाउट एम्पावरिंग द सिटीजंस। गॉट इट। कंक्लूजन? रीइटरेट करो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस करना कितना क्रिटिकल है। Conclude by emphasizing the need for a commitment to sustainable development, robust regulatory frameworks, and community participation. यही एक just और sustainable future का रास्ता है। What a comprehensive way to tackle such a complex issue. चलो दोस्तों, practice this. Pause करके सोचो. If you were the officer, what would be your first 3 steps? Rehearse them. Immediate relief, investigation, and economic support. ये केस स्टडी हमें सिखाती है कि ट्रू डेवलपमेंट वो नहीं जो आज प्रॉफिट देकर कल सब कुछ तबाह कर दे। ट्रू डेवलपमेंट सस्टेनेबल होता है, जो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेकर चलता है। तो ये थी हमारी आज की गहराई भरी चर्चा। एक क्रैक्ड पिलर से लेकर पेंडेमिक के क्राइसिस तक, कॉर्पोरेट ग्रीड से लेकर एनवायरनमेंट की लड़ाई तक, हमने देखा कि सही और गलत के बीच की लाइन अक्सर कितनी ब्लरी हो जाती है। बिल्कुल। आज हमारी डिस्कशन का ब्रॉड माइक्रो थीम था एथिक्स इन एक्शन। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग सिचुएशंस में एथिकल प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं। हाँ। द एलिवेटेड कॉरिडोर केस ने सिखाया कि पब्लिक सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल। द कोविड-19 केस ने हमें यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी के बीच बैलेंस करना सिखाया। द फूड कंपनी स्कैंडल ने प्रूव किया कि पब्लिक ट्रस्ट ही सबसे बड़ी एसेट है। पवन्स केस ने वर्कप्लेस डिग्निटी और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। राजेश कुमार डिलेमा ने पब्लिक वेलफेयर को पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से ऊपर रखना सिखाया। राइट। द आर्म्स एक्सपोर्ट केस ने नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के टेंशन को एक्सप्लोर किया। द अपैरल कंपनी केस ने जीरो टॉलरेंस फॉर हैरासमेंट का मैसेज दिया। बहुत जरूरी मैसेज। द नारकोटिक्स मेनेस केस ने एथिकल लीडरशिप और करेज ऑफ कन्विक्शन की पावर दिखाई। और आखिर में द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन केस ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया। हर केस स्टडी एक लेसन है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या चूज करेंगे? इस पर सोचना जरूरी है। हाँ। ये ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं जो जारी रहनी चाहिए। अगर आपको आज की इस चर्चा से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और नीचे कमेंट्स में अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट शेयर करना मत भूलना। हम जल्द ही लौटेंगे एक और गहराई भरी चर्चा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।